लाइव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो आज आप लोगों की सैटरडे को भी क्लास लगी है और आज क्लास लगने के पीछे रीज़न सिर्फ यही था कि इस मंथ में आपकी काफ़ी सारी ढेर सारी छुट्टियां हैं, इसलिए स्पेशली आज सैटरडे को आप लोगों की क्लास लगाई गई है। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में एक थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट भी हो गए क्लास स्टार्ट करने में। आज आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मुझे विजिबल नहीं होंगे, तो आज आप लोग कमेंट्स नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आज की जो हम पढ़ाई करेंगे वो विदाउट कमेंट करेंगे। ठीक है। आपके कमेंट्स नहीं आएंगे आज, तो आज हम बिना कमेंट के ही पढ़ाई करेंगे। आप लोग टेंशन मत लो, आपके दिल और मन की बातें मेरे तक पहुंच जाएंगी। ठीक है। आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सारी बातें मेरे तक पहुंच जाएंगी। ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो आज हम विदाउट कमेंट पढ़ेंगे। और ठीक है, तो जैसे कि कल हमने कोडेड इक्वेशन टॉपिक ख़त्म किया था, आज हम शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। ठीक है। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ जी, तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो एसएससी या एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट के एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एसएससी या एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट के एक या दो क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हो तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं कम से कम 15 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट के मिलते हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, आज आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे तो बिना कमेंट के आप चुपचाप से पढ़ेंगे आज। ठीक है। टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, इसलिए कमेंट्स आप लोगों के मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक। हाँ जी, तो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एसएससी से रिलेटेड एग्जाम में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। दो टाइप की हमारी सीटिंग अरेंजमेंट होती हैं। एक सीटिंग अरेंजमेंट होती है क्लोज फॉर्म और सेकंड सीटिंग अरेंजमेंट होती है ओपन फॉर्म। ठीक है। अच्छा, क्लोज फॉर्म का मतलब ये है वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो। अब वो सर्किल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो पेंटागन भी हो सकता है, वो हेक्सागन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो अरेंजमेंट जो चारों तरफ से बंद हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्लोज फॉर्म। सेकंड होती है ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म मतलब जब पर्सन्स को हम प्लेस करते हैं रो और कॉलम में, जब पर्सन्स को हम रो और कॉलम में बैठाते हैं, ठीक है, जब पर्सन्स को हम रो और कॉलम में बैठाते हैं तो उसको बोलते हैं ओपन फॉर्म। ये है क्लोज फॉर्म, ये है ओपन फॉर्म। ठीक। अच्छा, ये जो क्लोज और ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस है ना, इन दोनों ही क्वेश्चंस को करने की जो ट्रिक्स हैं, वो अप्रोचेस हैं, वो अलग अलग है। क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होंगे, ओपन फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होंगे। इन दोनों की अप्रोच ही अलग है बिल्कुल। ठीक है। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्लोज फॉर्म। हम क्लोज फॉर्म से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म को बेटा लीनियर अरेंजमेंट भी कहते हैं, क्लोज फॉर्म को सर्कुलर अरेंजमेंट भी कहते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट एंड लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है। तो क्लोज फॉर्म को हम सर्कुलर अरेंजमेंट भी बोलते हैं और ओपन फॉर्म को लीनियर अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, सर्कुलर एंड लीनियर। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो सर्कुलर अरेंजमेंट शुरू करेंगे, क्लोज फॉर्म, जो अरेंजमेंट चारों तरफ से बंद होती है। अच्छा, अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करें तो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं सर्कुलर फॉर्म में। 3 टाइप्स के क्वेश्चन। टाइप 1, व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग सेंटर। जितने भी लोग बैठे हैं सर्किल के चारों तरफ, सबका फेस सेंटर की तरफ हो।
फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ये सबसे फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप, व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, जितने भी लोग सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं सबका फेस सेंटर से बाहर हो। थर्ड अरेंजमेंट, व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, है ना, सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। जो थर्ड अरेंजमेंट होती है वो मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। हो सकता है कुछ का फेस सेंटर की तरफ हो और कुछ का फेस सेंटर से बाहर हो, कुछ का फेस सेंटर से बाहर हो, लाइक दिस, ये मिक्स्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो तीन टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। कोई भी अरेंजमेंट इन तीनों में से आपके पेपर में आ सकती है। बैंकिंग एग्जाम्स में सीटिंग अरेंजमेंट के तीन क्वेश्चन आते हैं, दो सर्कुलर फॉर्म से, एक लीनियर फॉर्म से। और जो एक क्वेश्चन आता है ना सर्कुलर फॉर्म से, उस एक क्वेश्चन से ही रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि बैंकिंग एग्जाम से में अगर आप अपनी सीटिंग अरेंजमेंट पूरी कर लेते हो तो इसका मतलब आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो इसीलिए मैंने कहा कि 15 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, मतलब एक अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन, 3 अरेंजमेंट के 15 क्वेश्चन, कभी कभी 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, हाँ जी, तो इनमें से कोई भी अरेंजमेंट आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, चाहे सबका फेस सेंटर में हो, चाहे सबका फेस सेंटर से बाहर हो, या मिक्स्ड अरेंजमेंट हो। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होती हैं, पहले हम उन टर्म्स का मीनिंग जान लेते हैं। क्योंकि अगर आपको उन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं जानते हो क्वेश्चन की तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे शायद आप लोगों को याद होगा, जब ब्लड रिलेशन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो ब्लड रिलेशन चैप्टर में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के मीनिंग समझाए थे, हु, एंड, विच, डेट, वाइल, बट, याद है आप लोगों को? तो वो यहां भी यूज होगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज का मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, माइनस लेवल से, तो हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। तो जल्दी से एक बार मैं सारी लैंग्वेजेस का मीनिंग आपको समझाता हूँ। आप लोगों को याद होगा हु वर्ड किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट के लिए, सेकेंड पर्सन के लिए, जो कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं हु, हुम, हुज, डेट, विच, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड पर्सन को। और इनके अलावा कोई भी वर्ड आ जाए, एंड, वाइल, बट, नन, ये सभी के सभी फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, सब्जेक्ट को। ठीक है, हाँ जी, चलिए, तो हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की। सर लैंग्वेज में ऐसा क्या होता है जिससे हम क्वेश्चन को, सबसे पहले लैंग्वेज को समझना जरूरी है। देखो लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। पहला वर्ड यूज होता है मेन लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। अगर आपको लेफ्ट राइट ही समझ नहीं आता तो आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, है ना। सेकंड वर्ड इसमें यूज होता है बिटवीन, बिटवीन, जैसे हमसे बोलते हैं बी इज एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड डी, बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, इस टाइप से। थर्ड वर्ड यूज होता है इसमें इमीडिएट नेबर, इमीडिएट नेबर। है तो देखो बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड, लेकिन फिर भी इनके बारे में एक बार समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड यूज होता है इसमें नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, जैसे हमसे बोला जाएगा बी इज नेक्स्ट टू सी, बी सी के अगले स्थान पर बैठा है, तो आपको पता होना चाहिए अगला स्थान क्या है, तभी तो आप बैठा पाओगे। यस। नेक्स्ट वर्ड यूज होता है इसमें अपोजिट, लाइक बी इज अपोजिट टू सी, बी सी के विपरीत बैठा है। अब आपको अपोजिट का मीनिंग ही नहीं पता, है ना कुछ, अच्छा, अगर आपको अपोजिट का मीनिंग ही नहीं पता, अगर आपको विपरीत का मीनिंग ही नहीं पता तो क्वेश्चन बनाओगे कैसे, है ना। अपोजिट, नेक्स्ट टू, इमीडिएट नेबर, फेसिंग, हमसे बोला जाता है बी इज फेसिंग सी, बी सी के सम्मुख है, तो इसका मीनिंग पता होना जरूरी है। सम्मुख हिंदी में लिखा होता है बायां दायां। कोई बात नहीं बेटे, आज कमेंट्स नहीं है, बिना कमेंट्स के बड़ो मजा आएगा पढ़ने में। बीच में पड़ोसी, अगले स्थान पर, विपरीत, सम्मुख। ठीक है, सम्मुख। तो ये वर्ड्स हैं जो हमारे यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, हाँ आज स्टूडियो चेंज है इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा पिक्चर, मतलब स्क्रीन में। हाँ जी, तो
सबसे पहले हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं कि इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, तभी हम अपने क्वेश्चन को बना पाएंगे। हमारे सामने 3 अरेंजमेंट है, ठीक है, और हर अरेंजमेंट में हम 8 लोगों को बैठा देते हैं लाइक दिस। इसमें भी 8 को बैठा दो। चलिए भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अच्छा पर्सन भी बैठा देते हैं, A B C D E F G H, A B C D E F G H, A B C D E F G H। चलिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं हु इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के ठीक बीच में कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? हु इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी? सर ए और सी के ठीक बीच में बी है। अच्छा अगर आप यहां से देखते हो ए और सी के ठीक बीच में, तो ए और सी के ठीक बीच में अगर आप टेक्निकली सोचो तो आप आंसर एफ भी दे सकते हो। देखो ए और सी के ठीक बीच में एफ नहीं है, डी एच कट गया, ई जी कट गया, एफ भी तो है, लेकिन हम एफ को कंसीडर नहीं करेंगे। हमेशा याद रखना, अगर आपसे बोला जाए बी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी, इसका मतलब ए और सी के ठीक बीच में बी अकेला बैठा है। हु इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी? बी। हु इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन ए एंड सी? बी। इसका मतलब ये है, इसके लिए हमें फेस की जरूरत नहीं है, चाहे पर्सन का फेस अंदर हो चाहे पर्सन का फेस बाहर हो, इट डजंट मैटर। तो बिटवीन जो वर्ड है उसके लिए पर्सन के फेस की जरूरत हमें नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, हु इज इमीडिएटली नेबर ऑफ ए? ए के पड़ोसी कौन कौन से हैं? सर ए के पड़ोसी बी एंड एच। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए? बी एंड एच। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए? बी एंड एच। ए के पड़ोसी बी और एच है। तो कहने का मतलब ये है इमीडिएट नेबर भी फेस पे डिपेंड नहीं करता। भाई ए का पड़ोसी बी और एच ही होंगे, चाहे इन तीनों का फेस अंदर हो बाहर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ना तो ये फेस पे डिपेंड करेगा ना ही ये फेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट टू ए? ए के अगले स्थान पर कौन है? ए के अगले स्थान पर कौन है? तो बेटा गलती से भी अगला स्थान राइट मत करना, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं अगले स्थान को राइट कर देते हैं। देखो अगले स्थान का मतलब होता है सिंपल इमीडिएट नेबर, पड़ोसी। तो हु इज नेक्स्ट टू ए? बी एंड एच। हु इज नेक्स्ट टू ए? बी एंड एच। हु इज नेक्स्ट टू ए? बी एंड एच। ए के अगले स्थान पर कौन है? बी और एच। तो कहने का मतलब है इमीडिएट नेबर और नेक्स्ट टू, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, और ये भी पर्सन के फेस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी पर्सन के फेस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे पर्सन का फेस कहीं भी हो, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट, हु इज अपोजिट टू ए? ए के विपरीत कौन है? सर ए के विपरीत ई बैठा है। विपरीत का मतलब जो सामने बैठता है। हु इज अपोजिट टू ए? ई। हु इज अपोजिट टू ए? ई। ए के विपरीत ई है, यानी कि जो विपरीत वर्ड है, जो विपरीत वर्ड है, ये भी फेस पे डिपेंड नहीं करेगा, अपोजिट वर्ड भी फेस पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, हु इज फेसिंग? हु इज फेसिंग ए? ए को कौन फेस करता है? ए को फेस करता है ई। हु इज फेसिंग ए? ई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हु इज फेसिंग ए? नन, कोई नहीं फेस करता। एग्जैक्टली इस अरेंजमेंट में कोई भी किसी को फेस नहीं करता, इस अरेंजमेंट में कोई भी किसी को फेस नहीं करता। अब बच्चे पता है क्या करते हैं? हु इज फेसिंग ए? ए के सम्मुख कौन है? ई। बेटा ए ई के सम्मुख नहीं है, ए ई के सम्मुख है, क्योंकि दोनों का फेस एक तरफ है। तो सम्मुख तभी हो सकते हैं जब दोनों का फेस एक तरफ हो, तभी वो सम्मुख और फेसिंग माने जाते हैं। यहां पर हम फेसिंग वर्ड का यूज नहीं कर सकते। हाँ, हु इज अपोजिट टू ए के विपरीत तो ई है, बट ए के सम्मुख नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेसिंग एंड अपोजिट। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी था। जब एग्जाम में हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो अगर आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब नहीं पता तो आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, इसीलिए सबसे पहले इनको
समझाना जरूरी था, ठीक है। अच्छा, इस अरेंजमेंट में कौन कौन किस किस को फेस करता है? सर ए फेस करता है ई को, वेरी गुड। अच्छा, बी किसी को फेस नहीं करेगा। सी फेस करता है जी को, वेरी गुड। डी किसी को फेस नहीं करेगा। ई फेस करता है ए को। एफ किसी को फेस नहीं करेगा। जी फेस करता है सी को। और एच फेस किसको करेगा? एच भी किसको फेस नहीं करेगा, क्योंकि डी और एच एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, क्योंकि दोनों का फेस एक तरफ होना चाहिए, तब वो एक दूसरे के सम्मुख माने जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब सबसे जरूरी पॉइंट आता है इसमें लेफ्ट और राइट। अगर आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो तो सारा खेल खत्म सीटिंग अरेंजमेंट का, फिर तो कुछ होना ही नहीं है ना। तो इसलिए लेफ्ट राइट को बहुत अच्छे से समझ लो। हालांकि डायरेक्शन चैप्टर पढ़ चुके हो, लेफ्ट राइट दायां बायां हमें पता है, दायां बाएं से हम इमेजिनेशन मतलब हम परफेक्ट हैं। जो लेफ्ट और राइट होता है ना, ये डिपेंड करता है फेस पर। लेफ्ट राइट हमेशा फेस के हिसाब से बदल जाता है, हमेशा याद रखना। लेफ्ट राइट फिक्स नहीं है। देखो, अगर ए का फेस अंदर है, ए का फेस अंदर है ना, तो इसका जो राइट होगा ना, इमेजिन करो ए बैठा है और इसका फेस अंदर है, तो इसके इमीडिएट राइट पे कौन होगा? एच। और इसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन होगा? बी। अच्छा, यहां पर बी का फेस बाहर है, बी का फेस बाहर है, तो बी के इमीडिएट राइट पे कौन होगा? सी। बी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन होगा? अच्छा, यहां पर सी का फेस अंदर है, अगर सी का फेस अंदर है तो सी के इमीडिएट राइट पे कौन होगा? बी। इमीडिएट लेफ्ट पे कौन होगा? डी। तो अकॉर्डिंग टू फेस हम लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फेस हम लेफ्ट और राइट डिसाइड करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना। फेस के अकॉर्डिंग हम राइट लेफ्ट डिसाइड करेंगे, फेस के अकॉर्डिंग। चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स थे, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि जो लैंग्वेज एग्जाम में होगी, अब आप उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हो। चलिए, गुड जॉब। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सर जब क्वेश्चन आता है तो हम उसको बनाना शुरू कैसे करते हैं, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप सोचो कि सर कोई फॉर्मूला बता दो और उस फॉर्मूले में हम 8% को अप्लाई कर दें और हमारा डायरेक्ट अरेंजमेंट बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सिर्फ अप्रोच है। अगर अप्रोच को हम ध्यान से समझते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट के ईच एंड एवरी सारे के सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक अप टू एसएससी लेवल, एक अप टू बैंकिंग लेवल, दो पैटर्न के क्वेश्चन है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे जीरो लेवल से, है ना, यानी कि एसएससी लेवल से, फिर पहुंचेंगे टॉप लेवल एसबीआई पीओ लेवल तक। बट शुरुआत हम बिल्कुल, आज की क्लास सीटिंग अरेंजमेंट की बिल्कुल जीरो लेवल की क्लास होगी, एकदम बेसिक, उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट की कभी शक्ल तक नहीं देखी थी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लगाइए सीटिंग अरेंजमेंट का। सबसे, ये क्वेश्चन नहीं है पहला, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, ये कौन से क्वेश्चन लगा दिए, भी नहीं है, नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट का फोल्डर होगा, उस सीटिंग अरेंजमेंट का फोल्डर होगा, उस फोल्डर को लगाओ। सेकंड फोल्डर सेलेक्ट कर दिया, दो फोल्डर पड़े हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। एक सेकंड का होल्ड करो बेटा, अभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है।
हाँ जी, क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है बेटा। हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी मैंने आपको सारी लैंग्वेज का मीनिंग समझाया है कि किस लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को सारी की सारी लैंग्वेज का मीनिंग समझाया है कि किस लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल माइनस लेवल से, जीरो लेवल से, और धीरे धीरे एसबीआई पीओ लेवल तक पहुंचेंगे। बट आज की क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास होगी, जीरो लेवल वाली। जीरो लेवल की क्लास में ना हम बिल्कुल अप्रोच समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप, मैं जीरो लेवल का भी वही अप्रोच बताता हूँ आप लोगों को जिससे आप टॉप लेवल तक के भी क्वेश्चन बना दो। तो ये एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। थोड़ा सा क्वेश्चन को और जूम कर सकते हैं, हो सकता है बच्चों को दिखाई न दे रहा हो, बेचारे आज कमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं वो। बट हम आप लोगों की फीलिंग्स, भावनाएं बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके दिल की आवाज़ मुझ तक पहुँच रही है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार पढ़ लो, इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार पढ़ लो। टोटल 8 एग्जीक्यूटिव हैं, सिर्फ ऐसे नहीं जूम होगा क्वेश्चन, थोड़ा कंप्रेस करो। टोटल 8 एग्जीक्यूटिव हैं, JKL, MNO, P and Q आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। मतलब 8 लोग एक सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं, 8 लोग एक सर्किल के चारों तरफ बैठे हैं एक पर्टिकुलर मीटिंग के लिए। अच्छा, अगर वो मीटिंग के लिए बैठे हैं तो इसका मतलब सभी का फेस किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। अगर वो मीटिंग के लिए बैठे हैं तो बाय डिफॉल्ट सभी का फेस किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से हमें सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है, किस तरीके से हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को शुरू करते हैं एग्जाम में। देखो, सबसे पहले हम सर्कुलर अरेंजमेंट को बता रहा हूं मैं। जो अप्रोच बताऊंगा वो सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए होगी, लीनियर अरेंजमेंट के लिए नहीं होगी, उसकी अप्रोच बाद में पढ़ेंगे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आप ये देखो लोगों को हमें बैठाना कहाँ है। सर, लोगों को हमें सर्किल के चारों तरफ बैठाना है, तो जहां बैठाना है वो बना दो। सर्किल के चारों तरफ बैठाना है, सर्किल बना दो। रेक्टेंगल के चारों तरफ बैठाना है, रेक्टेंगल बना दो। पेंटागन के चारों तरफ बैठाना है, पेंटागन बना दो, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जितने भी पर्सन क्वेश्चन में दे रखे हैं सारे पर्सन को एक साथ बैठा दो। अगर 8 व्यक्ति दे रखे हैं तो 8 को बैठा दो, 9 दे रखे हैं तो 9 बैठा दो, 10 दे रखे हैं तो 10। और अगर सबका फेस हमें पता है तो सबका फेस डिनोट करो। हमें पता है कि सबका फेस सेंटर की तरफ है क्योंकि सभी मीटिंग के लिए बैठे हैं। हम मीटिंग के लिए बैठे हैं तो सबका फेस सेंटर की तरफ होगा। तो ये सबसे पहला स्टेप होगा सर्कुलर फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। काफी बच्चे क्या करते हैं, सर्किल बना लेते हैं और 8 को एक साथ नहीं बैठाते और एक एक करके लोगों को बैठाते हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, लोगों को बैठाते जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपना क्वेश्चन शुरू करते हो तो हम अपना क्वेश्चन कभी नहीं बना सकते सीटिंग अरेंजमेंट का। तो कहने का मतलब है जितने पर्सन हैं सबको पहले एक साथ बैठा दो, उसी के बाद क्वेश्चन शुरू हो सकता है। हाँ, ये अप्रोच तब यूज करनी है आपको जब आपको नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन के अंदर दिए ना हो, क्योंकि आजकल एक ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है बैंकिंग में जिसमें नंबर ऑफ पर्सन डिफाइन ही नहीं होते। वो भी हम कराएंगे वो कैसे करने हैं, ठीक है। लेकिन जब नंबर ऑफ पर्सन आपको डिफाइन है तो सबसे पहले ये काम आपको करना है, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट। 8 एग्जीक्यूटिव है, J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। J P के दाईं ओर दूसरा है, J P के दाईं ओर दूसरा है। तो सबसे पहले ना हमें P को बैठाना है, P को। और हमेशा याद रखना पूरी अरेंजमेंट में हम फर्स्ट पर्सन को, पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं। जहां आपका मन करे वहां आप पहले व्यक्ति को बैठा दो, जहां आपका मन करे। तो पहला व्यक्ति पूरे अरेंजमेंट में कहीं भी आ सकता है। जे पी के दाईं ओर दूसरा है तो पी को हम कहीं भी बैठा सकते हैं। तो पी को मैंने यहां बैठा दिया। पहला व्यक्ति सर्कुलर फॉर्म में कहीं बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जे इसके दाईं ओर दूसरा है, जे इसके दाईं ओर दूसरा है तो इसका जो राइट होगा वो हमारा राइट है। तो इसका दायां दूसरा 1 2। जे इसके दाईं ओर दूसरा है, जे पी के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। अब देखो यहां पर जो हु वर्ड है बेटा वो किसके लिए है, पी के लिए। ये जो पी है ना ये के दाईं ओर तीसरा है। अब आप ये सोचो अगर ये के दाईं ओर तीसरा है
तो मैं के को कहाँ बैठाऊं ताकि ये वहां से दाईं ओर तीसरा दिखे। अगर मैं के को यहां बैठा दूं तो ये यहां से बाईं ओर तीसरा दिखेगा, इसीलिए मुझे के को बैठाना पड़ेगा यहां ताकि यहां से दाईं ओर तीसरा दिखे। ठीक है, चलिए। और किसी भी व्यक्ति को, पहले व्यक्ति को बैठाने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते, सिर्फ पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं। अब जितने भी पर्सन बैठेंगे वो तभी बैठ सकते हैं जब उनके बैठने की सिर्फ एक जगह बचे। अगर गलती से एक से ज़्यादा जगह बचती है तो फिर हमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती है। हालांकि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पॉसिबिलिटी की ज़रूरत है, बट एसएससी के लिए पॉसिबिलिटी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट समझ आ गया सबको कि भाई जे पी के दाईं ओर दूसरा है जो कि के दाईं ओर तीसरा है। नेक्स्ट पॉइंट, एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। देखो एम ओ के बाईं ओर दूसरा है, एम ओ के बाईं ओर दूसरा है। अब हमें किसको बैठाना है सर? हमें ओ को बैठाना है। अब आप अपनी मर्जी से ओ को नहीं बैठा सकते, जितनी जगह बची है ना आपको हर जगह ओ को बैठा के देखना पड़ेगा कि ओ कितनी जगह आ सकता है और ओ कितनी जगह नहीं आ सकता। तो एम ओ के सेकेंड लेफ्ट पर है तो बेटा मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं, बिल्कुल बैठा सकते हैं सर। ओ के सेकेंड लेफ्ट पे एम आ जाएगा। मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं? नहीं सर, क्योंकि ओ के सेकेंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। मैं ओ को यहां बैठा सकता हूं, ओ के सेकेंड लेफ्ट पे एम आ जाएगा। ओ को मैं यहां नहीं बैठा सकता, ओ के सेकेंड लेफ्ट पे एम नहीं आ सकता। मैं ओ को यहां भी बैठा सकता हूं। तो ओ के बैठने की बेटा कितनी जगह बन गई? 1 2 3। ओ के बैठने की 3 जगह बन गई। हमें सारी जगह चेक करनी पड़ती है, सारी। अब हम तीनों जगह तो ओ को बैठा नहीं सकते क्योंकि ओ इन तीनों में से किसी एक जगह बैठेगा। अगर ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन होता, अगर ये पजल लेवल का क्वेश्चन होता तो हो सकता है हमें 3 सर्किल बनाने पड़ते और एक में ओ को यहां बैठाते,